नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं वीकली फाइनेंशियल करंट अफेयर के नए एपिसोड में। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, नॉलेज को शेयर करते रहिए। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दोस्तों आज बात करेंगे सबसे पहले मार्केट कैप की। जो चाइना का मार्केट कैप है यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी जो उसकी जो कंपनीज हैं उनका जो शेयर मार्केट की टोटल वैल्यू है मार्केट में, वह 10 ट्रिलियन मार्क को पार कर चुकी है 2 सितंबर 2020 को। यह जो वैल्यू है यह इंडिया की जो कंपनीज का मार्केट कैप है उसकी 4.8 यानी कि लगभग 5 गुना है दोस्तों। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इंडिया की जो मार्केट कैप है वह 2006 में चाइना की डबल थी लगभग। अगर बात करें मार्केट कैप की तो चाइना की मार्केट कैप $407 बिलियन थी मई 2006 में, जो इंडिया की जो थी वो $745 बिलियन थी। यानी कि जो चाइना की जो मार्केट कैप थी वो 55% थी इंडिया की मार्केट कैप की। दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चाइना, ऐसा नहीं है कि चाइना के पास उस समय बड़ी कंपनियां नहीं थी, बड़ी कंपनियां थी लेकिन वो मार्केट में लिस्टेड नहीं थी। और चाइना ने जब इसको लिस्ट करना शुरू किया, जब बाहर से पैसा आना शुरू हुआ कंपनी में, तो उनकी मार्केट कैप बढ़ती गई और आज वह विश्व में दूसरे नंबर पर है। यूएस की फर्स्ट नंबर पर है $38 ट्रिलियन पे और चाइना की सेकंड नंबर पे है $10 ट्रिलियन पे। दोस्तों इंडिया के पास अभी बहुत करने को बहुत कुछ है और चाइना इसको और आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि उसका जो जीडीपी का टोटल रेशियो है मार्केट कैप का अभी भी 53% पे है, जबकि इंडिया में यह 70% से ऊपर है जीडीपी का। तो चाइना बहुत तेज़ी से आगे और बढ़ सकता है इसमें, और यूएस को भी पीछे छोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। दूसरी बात करें इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो कि जारी हुआ है, उसमें इंडिया की रैंक 48 है 2020 के लिए। इंडिया ने 4 प्लेसेस की छलांग मारी है और वह हाईएस्ट रैंक है उसकी सेंट्रल और साउदर्न एशिया रीजन में। दोस्तों यह जो डाटा है वह कंपाइल किया गया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO। इसने साथ में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस स्कूल के साथ 131 इकोनॉमीज का डाटा यह बनाया है और उसकी सूची जारी की है। इस लिस्ट में टॉप 5 कंट्रीज में हैं स्विट्जरलैंड, स्वीडन, US, UK एंड नीदरलैंड्स। दोस्तों अगर हम लोअर मिडिल इनकम ग्रुप की बात करें तो इंडिया का रैंक इसमें 3rd है। पहले नंबर पे वियतनाम है और दूसरे नंबर पे यूक्रेन है। वियतनाम ओवरऑल 42 रैंक है, यूक्रेन जो ओवरऑल है 45 रैंक है। यानी अगर इंडिया अगले साल अपनी रैंक और आगे बढ़ाता है और वियतनाम और यूक्रेन की रैंक नहीं ज़्यादा सुधरती है तो इंडिया फर्स्ट नंबर पे भी पहुंच सकता है इनोवेशन इंडेक्स में लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी ग्रुप में। बात करें इंडियन इंडस्ट्रीज़ की, इंडियन कोर इंडस्ट्रीज़ की, तो कोविड का लॉकडाउन का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही बुरी तरीके से पड़ा है और उसका जो आउटपुट है वो जून में 12.9% गिर चुका है। हालांकि ये जो पहले जो गिरे थे अप्रैल में बिल्कुल धड़ाम हुआ था, 36% गिरा था। अभी उतना ज़्यादा फॉल नहीं है, रिकवर कर रहा है कोर इंडस्ट्रीज़। अगर मैं आपको बताऊँ इन कोर इंडस्ट्रीज़ जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं इनमें परसेंटेज वाइज अगर आपको बताऊँ तो इलेक्ट्रिसिटी ईयर ऑन ईयर लास्ट जून से इस जून तक इलेक्ट्रिसिटी -2.3 गिरावट आई है। सीमेंट इंडस्ट्री में -13.5, स्टील इंडस्ट्री में -16.4। वहीं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, अगर आप जीडीपी का डाटा देखेंगे जो रिलीज़ किया है, जो मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है जीडीपी पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जीडीपी में अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बड़ा है तो उसका यहाँ पे दिख रहा है कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी बड़ी है। सिर्फ एग्रीकल्चर में ही ग्रोथ हुई है और यहाँ पे देखिए आप सिर्फ कोर इंडस्ट्री में फर्टिलाइजर में ग्रोथ हुई है, 6.9% पॉजिटिव रहा है जो ईयर ऑन ईयर। वहीं रिफाइनरी प्रोडक्ट -13.9, नेचुरल गैस -10.2, क्रूड ऑयल -4.9 और कोल इंडस्ट्री में -5.7 का कॉन्ट्रैक्शन आया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। उम्मीद करेंगे कि अगस्त और सितंबर के बाद यह जो है पॉजिटिव ग्रोथ में आने लगे। वहीं बात करें स्टेट्स के फिस्कल डेफिसिट की तो वह GSDP यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 4.2 से 5.5% तक जा सकता है। इसमें जो रेटिंग एजेंसीज है और SBI के जो ग्रुप्स हैं इन्होंने अपने अलग अलग आकलन दिए हैं, तो लगभग 4.2 से 5.5% तक रह सकता है। और ये एग्जैक्ट फिगर डिपेंड करेगी, तो स्टेट्स को चूज़ करना है कि वह
कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हैं, क्योंकि सरकार ने जो जीएसटी का जो सेस गैप हुआ है उसको स्टेट्स को दो ऑप्शन दिए हैं। एक ऑप्शन में उसको 97,000 करोड़ रुपए मिलेगा, जो कि एक एडिशनल विंडो होगी, जो स्टेट्स को 5% मिलता है उसके एडिशनल मिलेगा। और दूसरे ऑप्शन में उनको मार्केट डेप्ट यानी कि लोन के रूप में 2.35 ट्रिलियन तक मिलेगा, और वह उसकी भरपाई, जो उनका रेवेन्यू रिक्वायरमेंट है उसकी भरपाई कर सकेगा। टोटल जो फिजिकल डेफिसिट है टोटल इंडिया का, वह 11 से 14% तक जा सकता है दोस्तों, जबकि सरकार ने इसका टारगेट 3 से 4% रखा था। लेकिन जीडीपी जो है ये कोरोना और लॉकडाउन की वजह से इसका बुरा असर देखने को मिल रहा है। बात करें मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की, तो यह जो लगातार अभी अप्रैल से 50 से कम चल रहा था, अभी इस महीने अगस्त 2020 में 52 पर पहुंच गया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियोस में बता चुका हूं कि पीएमआई जो है 50 से नीचे रहेगा तो यानी इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और 50 से ऊपर रहेगा यानी इंडस्ट्री में एक्सपेंशन होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे 52 यानी एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग अभी पॉजिटिव हो गया, 52 पे आ गया है, यानी इसमें कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो गया है। जुलाई में 46 था, यानी जुलाई में इसमें कॉन्ट्रैक्शन था, जबकि इस समय अभी एक्सपेंशन के रूप पे आ चुका है। दोस्तों जैसा कि अभी जीडीपी के आंकड़े रिलीज़ हुए हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग दिखाया गया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 39.3% तक जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फर्स्ट क्वार्टर में। तो वही अगर आप पिछले पीएमआईज के डाटा देखेंगे पिछले 4 महीने के, उसमें भी ये ऐसे ही 50 से नीचे दिखाया गया है, जो कि बहुत नीचे था। तो आप पीएमआई को देखते रहें हर महीने, आपको जीडीपी का अंदाज़ा भी हो जाएगा कि वो कितना गिरेगी या उठेगी। और दोस्तों इसके बाद बात करते हैं इंडिया के मिलने वाले नए इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की। इंडिया को अपना इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज मिलने वाला है, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया गया है 31 अगस्त 2020 को, जो कि बुलियन एक्सचेंज गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी में सेटअप होगा। इसका जो गोल्ड एंड सिल्वर का स्पॉट जो ट्रेडिंग होगा उसका रेगुलेटर बनाया गया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA को। दोस्तों इंडियन बुलियन एक्सचेंज में गोल्ड की ट्रेडिंग हो सकेगी, गोल्ड कन्वर्ट होगा बॉन्ड के रूप में, उसको सिक्योरिटीज़ के रूप में ट्रेडिंग किया जा सकेगा। और यह एक गेम चेंजर हो सकता है इंडियन में, क्योंकि इतना यहाँ गोल्ड का इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा है, गोल्ड ज्वेलरी के रूप में यहाँ इतना ज़्यादा है, उसका परचेज़ और ट्रेडिंग इतना ज़्यादा होता है। तो यह इसमें इंडिया की ऐसी पोजीशन हो जाएगी कि इंडिया अपना प्राइस गोल्ड का बना सकेगा। दोस्तों इंडिया में अगर आप देखेंगे तो 600 टन गोल्ड का रिक्वायरमेंट होता है ज्वेलरी के लिए ओनली, और 150 टन का रिक्वायरमेंट होता है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। इंडिया इंपोर्ट करता है 700 से 750 टन, जिसमें से 40-45% जो है अनरिफाइंड गोल्ड होता है। तो इतनी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में गोल्ड ट्रेडिंग में, तो इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जरूर इंडिया को फ़ायदा देगा। बाकी अदर फाइनेंशियल न्यूज़ की बात करें तो उसमें प्रमुख यह है दोस्तों, रतन इंडिया ग्रुप में अपना जो सोलर पावर फ्लीट था, पूरा का पूरा सोलर पावर फ्लीट 306 मेगावाट का, वह यूएस बेस्ड ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर GIP फर्म को दे दिया है 1670 करोड़ रुपए में, क्योंकि रतन इंडिया ग्रुप की हालत इतनी अच्छी नहीं है फाइनेंशियल, इसलिए उसको अपने एसेट बेचने पड़ रहे हैं दोस्तों। वहीं DHFL की बात करें तो ऑडिटर्स ने 14,000 करोड़ का फ्रॉड जो है फ्लैग किया है। इसमें जो मॉनेटरी इम्पैक्ट है फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन का, उसमें 14,046 करोड़ रुपए का असर देखने को मिलेगा, और नोशनल जो लॉस है लगभग वो 3,348 करोड़ रुपए हो सकता है, क्योंकि इन्होंने जो फ्रॉडुलेंट जो अकाउंट्स हैं उनमें इंटरेस्ट रेट कम लगाया है, जिसकी वजह से इतना नुकसान बैंक को होगा, DHFL को होगा। और उसके बाद बात करें रेटिंग की, तो मूडीज़ ने जो इंडियन 4 स्टेट्स बैंक हैं, 4 नेशनलाइज्ड बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया, इनकी जो रेटिंग है वो BAA3 से घटाकर BA1 कर दी है। जो लोकल लॉन्ग टर्म लोकल और फॉरेन करेंसी डिपॉजिट रेटिंग है वह इसलिए की है क्योंकि कोविड और लॉकडाउन की वजह से जो एसेट क्वालिटी है वो रिस्की हो गई है, मतलब एसेट जो है गिर सकती है एसेट क्वालिटी, इसलिए कंपनी ने इसको, जो मूडीज़ है उसने इसको लो कर दिया है, गिरा दिया है, और अभी इसको देखेगा कि आगे कैसा हो रहा है। वहीं PNB की जो रेटिंग है वो BA1 ही रखी गई है, उसमें कोई गिरावट नहीं आई है, क्योंकि PNB थोड़ा सुधार आना शुरू हुआ था लॉकडाउन से पहले, लेकिन PNB की जो आउटलुक है वह नेगेटिव है। दोस्तों आउटलुक क्या होता है कि
आपको रेटिंग देखनी है और रेटिंग के आगे आउटलुक रहेगा, वो है तो पॉजिटिव होगा। जैसे BA1 रेटिंग है और पॉजिटिव आउटलुक है, यानी वो आगे जाके सुधार हो सकता है। BA1 है और आगे लिखा है स्टेबल आउटलुक है, मतलब वो स्टेबल इतना ही रहेगा आगे जाके भी, उसमें ना उतार चढ़ाव आने की संभावना कम है। और अगर आपको नेगेटिव मिलेगा तो मतलब आगे जाके ये रेटिंग और घट सकती है। तो ये स्टेबल, पॉजिटिव और नेगेटिव इसके आगे आउटलुक लगाया जाता है। तो PNB का जो आउटलुक नेगेटिव में है, हो सकता है उसकी रेटिंग आगे जाके गिर सके, वो उसको वॉच कर रहा है। और जैसे हर बार की तरह आपको इस बार भी एक इन्वायरमेंट न्यूज़ मैं ज़रूर दूंगा। और इन्वायरमेंट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट जारी किया है। और दोस्तों, इस ड्राफ्ट को विड्रॉल करने के लिए 500 एकेडमिक्स और साइंटिस्ट ने इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को नोटिफिकेशन दिया है, यानी कि लेटर लिखा है। और उन्होंने कहा है कि भाई इस ड्राफ्ट को आप विड्रॉल कीजिए, क्योंकि इस ड्राफ्ट में कई ऐसे क्लॉज हैं जो इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचा सकते हैं। उसका मेन कंसर्न यह है कि रिक्लासिफिकेशन किया गया हाईली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ और प्रोजेक्ट्स का, जिसकी वजह से उनका जो प्रॉपर इन्वायरमेंट अप्रेजल नहीं हो पाएगा, कितना ये नुकसान पहुंचाएंगे एनवायरनमेंट को। दूसरा है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर कुछ इन्वायरमेंट सेफगार्ड्स को हटा दिया गया है। मतलब जैसे हर कंपनी को शुरू होने से पहले इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेने पड़ते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं उसको क्लियर करना होता है, उसको हल्का बना दिया गया है। इसकी वजह से इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि गवर्नमेंट को कृपया किसी तरीके से चेताइए कि EIA नोटिफिकेशन को विड्रॉ किया जाए और इन्वायरमेंट के नॉर्म्स कम से कम थोड़ा टाइट बनाए जाएं, थोड़ा हाई लेवल पे हों। बाकी आप नॉर्म्स भले ही हल्के कीजिए, लेकिन इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ फाइनेंशियल करंट अफेयर्स और इन्वायरमेंट न्यूज़। दोस्तों, आपको अगर अच्छा लगे तो कृपया इसको ज़रूर शेयर कीजिए आगे, और आगे भी आपको मैं फाइनेंशियल करंट अफेयर के एपिसोड लाता रहूँगा आपके सामने। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।